हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा ये नया सेशन आपके जीव विज्ञान के पहले अध्याय जैव प्रक्रम का दूसरा भाग यानी श्वसन पर आधारित होगी। और हम पढ़ेंगे कि आखिर मनुष्य में, आखिर हमारे अंदर ये भोजन से हम लोग ऊर्जा का जो निष्कासन करते हैं, इस पूरी पद्धति को, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रणाली को हम एक एक करके समझेंगे। और ये समझेंगे कि आखिर ये श्वसन की प्रक्रिया हमारे जीवन के लिए, हमारे जैव प्रक्रम में, हमारे जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, सारी प्रक्रियाएं होती कैसे हैं, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आपका हर एक कॉन्सेप्ट में समझा कर जाऊंगा, इतना समझाऊंगा, इतना हर एक कॉन्सेप्ट को इतनी बारीकी से बताऊंगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी प्रश्न, एक भी मार्क्स, एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी सब्जेक्टिव आपके छूट ना पाए, एक भी मार्क्स आपके मिस ना हो पाए चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा चैप्टर का नाम है श्वसन, जो जैव प्रक्रम भाग में जीव विज्ञान के हमारा जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है, इस बायोलॉजी सब्जेक्ट का ये फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है हमारा क्या, श्वसन। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा ये सेशन आधारित होगा श्वसन तंत्र पर, जो जीवन और ऊर्जा का विज्ञान होगा। यानी जीवन और ऊर्जा का विज्ञान कैसे, हमें जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक होता है। जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन। जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है कि हम सांस लेते रहें। अगर हम सांस लेते रहेंगे तो हम क्या होंगे, जीवित रहेंगे। अगर हमने सांस लेना बंद कर दिया, हम क्या हो जाएंगे, हम मृत हो जाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आखिर ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और हमने बताया था कि हमारा जो पोषण होता है, पोषण में हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि पोषण पार्ट में जब हम छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बात कर रहे थे, तो छोटी आंत क्या कर रही थी, छोटी आंत हमारे भोजन का अवशोषण कर करके हमारे रक्त के अंदर उसे क्या कर रही थी, मिला रही थी। रक्त में भोजन हमारा मिक्स हो रहा था। और साथ ही साथ आत्मसातीकरण में हमने पढ़ा था कि कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाएं उस रक्त में उपस्थित सारे के सारे हमारे जो भोजन है, उस भोजन से वो क्या करते हैं, ऊर्जा का निष्कासन करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जो ऊर्जा हमारे जीवित रहने में हमारी सहायता करती है, जो ऊर्जा हमें जीवित रखती है। तो आखिर ये श्वसन तंत्र, आखिर ये जो पूरा का पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक श्वसन है, ये श्वसन कैसे उस भोजन से ऊर्जा का निष्कासन करती है, कैसे उस भोजन से हमें ऊर्जा देती है, इसके बारे में हम एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक कि श्वसन जो है वो केवल सांस लेना नहीं है। श्वसन का मतलब बहुत लोग बच्चे समझते हैं कि श्वसन कहने का मतलब होता है कि हमने सांस ले लिया, हमने सांस छोड़ दिया, दैट्स इट, ये हमारा श्वसन होगा। लेकिन नहीं बच्चों, श्वसन ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ सांस ले लिया, हमने सिर्फ सांस छोड़ दिया, ये हमारा श्वसन की प्रक्रिया नहीं है। आखिर सांस जो हमने लिया, हमने जो हवा अंदर ली है, वो हवा कहां गई, वो हवा आगे चल करके क्या होता है उस हवा के साथ, क्या होते है उस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, ऑक्सीजन ही क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं, नाइट्रोजन क्यों नहीं, हाइड्रोजन क्यों नहीं, ऑक्सीजन ही क्यों, इसके बारे में पढ़ना ही पूरा का पूरा एक श्वसन तंत्र का अध्ययन कहलाता है। तो श्वसन सिर्फ सांस लेना ही नहीं होता है। श्वसन क्या होता है, श्वसन हमारा एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो श्वसन है, वो श्वसन सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि ये क्या है, जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। जटिल रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक प्रक्रिया आप जानते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अणु, दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में या तो जुड़ते हैं या आपस में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, नए पदार्थों का सृजन करते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं। तो श्वसन जो हमारा है, ये एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब क्या, कि इसमें बहुत सारे हमारे रसायन, बहुत सारे हमारे पदार्थ आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद ये हमारे भोजन से ऊर्जा निकालने का, ऊर्जा के निष्कासन का एक संपूर्ण कार्य प्रणाली है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम श्वसन बोलेंगे। तो श्वसन एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कोशिकाओं के भीतर भोजन को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यानी कि श्वसन में हम क्या करते हैं कि हमने जो भोजन ग्रहण किया है, उस भोजन के साथ हम बाहर से, वातावरण से, वायुमंडल से हम हवा लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हम गैसों को लेते हैं। और ये गैसेस, ये हमारी हवाएं, ये हमारा जो वायु हमने अंदर लिया है, ये भोजन के साथ मिक्स होती हैं, ये भोजन के साथ जुड़ती है, और जुड़ने के बाद हमें क्या देती हैं, ऊर्जा देती हैं। तो श्वसन क्या है, हमने जो भोजन किया है, हमने जो भोजन किया है, उस भोजन के साथ हम अगर वायु को मिलाएंगे,
भोजन के साथ हमने क्या मिला दिया, वायु को मिला दिया। वायु कहने का मतलब, वायु कहने का मतलब हवा। हवा में क्या क्या होता है पता होगा आपको। हवा में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा एक हवा लेके जाते हैं और ये भोजन और वायु मिल करके हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। ये हमारे लिए क्या करते हैं, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये आवश्यक ऊर्जा हमें जीवित रहने के लिए, हमारे जीवन के लिए काफी आवश्यक होता है। अगर ये ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं रहेगी, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा और हम मर जाएंगे, हम कहीं मृत पड़े होंगे। तो ये वायु, ये हवा हमारे भोजन के साथ जुड़ेगी, जुड़ने के बाद हमें ऊर्जा देगी और ये ऊर्जा हमारे जीवित रहने के लिए काफी ज्यादा आवश्यक होता है। तो सिंपल सी बात हमने क्या पढ़ा कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ हवा लेना यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ने की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, दो चीजें हैं, समझना ध्यान से। एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग कहने का मतलब हमने सांस लिया, हमने सांस छोड़ दिया, हमने सांस लिया, हमने सांस छोड़ दिया, वो हमारा कहलाता है ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चा, इसको हिंदी में बोलेंगे श्वासोच्छ्वास। हमने लिया सांस और हमने छोड़ दिया सांस, ये हमारा क्या कहलाएगा, श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास कहने का मतलब हमने सांस जस्ट लिया और हमने हवा को बाहर निकाल दिया, वो हमारे लिए क्या है, ब्रीदिंग है। लेकिन श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन वो क्या होता है, वो एक अलग चीज है। श्वसन कहने का मतलब, रेस्पिरेशन कहने का मतलब हमने जो सांस लिया है उस सांस के द्वारा, उस वायु के द्वारा हम उसे भोजन में मिश्रित करेंगे, उसे हम भोजन के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद उसमें से हम क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। तो जब हम भोजन के साथ वायु को मिलाते हैं, भोजन के साथ वायु को मिला करके जब भोजन से ऊर्जा निकालते हैं, तब उस पूरी प्रक्रिया को, तब उस पूरी पद्धति को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन क्या है, एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन के साथ वायु को मिलाते हैं और वायु और भोजन मिलकर के हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं श्वसन। यानी कि श्वसन जो है वो श्वासोच्छ्वास और कोशिकीय श्वसन का मिला जुला एक स्वरूप है। क्या समझा, समझने की बात यह है कि श्वसन कहने का मतलब हमने जो श्वासोच्छ्वास किया, सांस लिया, सांस छोड़ा, इसके अलावा हमारी जो कोशिका, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है, उस कोशिका से जो ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है, वो जो कोशिका ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, ये उत्पादन यानी कोशिकीय श्वसन और हमारा श्वासोच्छ्वास दोनों मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करेंगे, दोनों मिलकर के जिस प्रक्रिया का निर्माण करेंगे, दोनों मिलकर के जिस प्रोसेस को बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा श्वसन। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा श्वसन। तो श्वसन क्या है, समझ में आ गया, सांस लेना, सांस छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। वो बस हमने ब्रीदिंग किया, हमने सांस लिया और सांस छोड़ दिया। लेकिन अगर इस श्वासोच्छ्वास के साथ हम कोशिकीय श्वसन को मिला दे, यानी कि कोशिका के अंदर जो श्वसन हो रही है, कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, कोशिका के अंदर जो भोजन में हमारा ऑक्सीजन मिलाकर जो हमारा ऊर्जा निकल रहा है, अगर इस प्रक्रिया को भी मिला दिया जाए तब वो संपूर्ण क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो ये दोनों चीजों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का, पहला श्वासोच्छ्वास, दूसरा हमारा श्वसन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सांस लेना अलग है, सांस छोड़ना तो इसी में आ गया, श्वासोच्छ्वास में सांस लेना, सांस छोड़ना। इसके अलावा हमारे कोशिका के अंदर, हमारे कोशिका में जो प्रक्रिया हमें भोजन से ऊर्जा निष्कासन के लिए, जो प्रक्रिया हमें भोजन से ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, ऊर्जा उत्पादित करती है, ऊर्जा का निष्कासन करती है, मेरे प्यारे दोस्त, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे श्वसन। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे श्वसन। बात समझ में आ गई, बात अगर समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, वो अगला पॉइंट क्या है, वो अगला पॉइंट है हमारा कि आखिर ये कोशिकीय श्वसन जो होता है, ये कोशिकीय श्वसन आखिर होता कैसे है। दो चीज तुम समझ लो, कोशिकीय श्वसन जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं सर, कोशिकीय श्वसन में दो प्रकार के श्वसन होते हैं। एक का नाम होता है वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है
अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। एक क्या है, एक है हमारा वायवीय श्वसन। वायवीय को क्या बोलेंगे हम, एरोबिक श्वसन बोलेंगे या एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एरोबिक यानी वायवीय, वायवीय कहने का मतलब वायवीय यानी वायु क्या है, जरूरी है, यानी इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमारे पास वायु यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन होना जरूरी होगा। अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे वायवीय श्वसन भी नहीं होगा। तो वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है अवायवीय, अवायवीय यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक कहने का मतलब क्या, कि जहां पर अगर वायु नहीं हो या फिर वायु का बहुत कम लेवल हो, वायु बिल्कुल कम हो या हो ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कहने का मतलब वैसा श्वसन का पूरा प्रणाली, वैसे श्वसन की पूरी प्रक्रिया जिसमें वायु की आवश्यकता होती है। वायु की आवश्यकता अगर होगी, ऑक्सीजन जरूरी होगा, ऑक्सीजन के बिना ये चीज नहीं हो पाएगा, उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन का अनुपस्थित है, ऑक्सीजन है ही नहीं या फिर बहुत कम लेवल में है, ऑक्सीजन या तो है ही नहीं या फिर बहुत कम लेवल पे है, बहुत कम है, वैसे सीन में, वैसे केस में क्या होता है, वैसे केस में होता है अवायवीय श्वसन। अगर ऑक्सीजन है तो वायवीय, ऑक्सीजन नहीं है या कमी है अवायवीय। बात समझ में आ गई होगी, वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय क्या होता है। अब देखो, हमने पढ़ा था, जब हमने पोषण की पूरी प्रणाली समझी थी, पोषण के बारे में समझा था, उसमें हमने देखा था कि हमारा जो भोजन होता है, वो भोजन हम करते हैं, भोजन करने के बाद वो टूटते लास्ट में छोटी आंत के पास जाकर के भोजन हमारा टूट करके क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। जब भोजन हमारा टूटता है, टूटते क्या बन जाता है सर, वो टूटते ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज कहने का मतलब C6H12O6, कार्बन कितना होगा 6, हाइड्रोजन कितना होगा 12, ऑक्सीजन कितना होगा 6 होगा। तो ये C6H12O6 जो है यानी ग्लूकोज जो हमारा है, ये ग्लूकोज हमें कहां से प्राप्त होगा, ये ग्लूकोज प्राप्त होगा जब हम भोजन को पचा लेंगे, जब भोजन हमारा टूट जाएगा, पाचन हो जाएगा और ये छोटी आंत तक में जब पहुंच जाएगा, तो छोटी आंत में जब एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, यानी वहां पर जब अवशोषण की प्रक्रिया होती है, जब भोजन को मिला दिया जाता है हमारे खून के साथ, भोजन को मिला दिया जाता है हमारे रक्त के साथ, तो वो रक्त के साथ मिला हुआ भोजन क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज कहने का मतलब C6H12O6। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होगा, हमने पढ़ा था आत्मसातीकरण, स्वांगीकरण जिसको बोला गया, स्वांगीकरण या फिर आत्मसातीकरण या फिर एसिमिलेशन, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो भोजन है, वो भोजन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है रक्त के द्वारा। हमारा जो रक्त है, वो रक्त क्या करता है, हमारे शरीर के सारे अंग में जितने भी उत्तक है, उन सारे उत्तकों के जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सारी कोशिकाओं तक क्या लेके जाता है, वहां तक लेके जाता है हमारा ग्लूकोज, वहां तक लेके जाता है हमारा C6H12O6, जो कि हमारे भोजन का सरलतम रूप कहा जाता है। हमारे भोजन का ये क्या है, सरलतम रूप है। अब ये भोजन का सरलतम रूप हमारी कोशिका तक पहुंच चुकी है, हमारे सारे कोशिका को ये ग्लूकोज मिल चुका है। अब कोशिका क्या करेगी, अब कोशिका एक प्रक्रिया करती है, जिस प्रक्रिया का नाम क्या होता है बच्चा, उस प्रक्रिया का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ग्लाइकोलाइसिस, तो जैसे ही ये भोजन हमारे कोशिका के अंदर जाता है, तो कोशिका द्रव्य में इसका क्या होता है, विखंडन होता है। कोशिका द्रव्य जो हमारा साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में हमारा भोजन यानी कि हमारा ग्लूकोज वहां पे क्या होता है, टूटता है। कौन तोड़ेगा, आखिर ये तोड़ेगा कौन कोशिका द्रव्य में, हमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कोशिका जब हम लोग पढ़ते थे, वहां पे लाइसोसोम नाम का एक
कोशिकांग था। जो लाइसोसोम क्या करता था, हमारे पाचक रस का सेक्रेशन करता था। पाचन रस जो हमारे होते हैं, पाचक रस जो होते हैं, वो पाचक रस वो क्या करता था, निकालता था। अब वो जो लाइसोसोम है, वो लाइसोसोम क्या करेगा, हमारा ये जो भोजन है C6H12O6, इसको वो तोड़ेगा और तोड़ने के बाद ये क्या बना देगा, ये बना देगा पायरुवेट। ये क्या बना देगा, ये बना देगा पायरुवेट। तो ये हमारा क्या बन के आ गया सर, पायरुवेट बन के आ गया। साथ में हमें क्या देगा, हमें देगा थोड़ी सी ऊर्जा। साथ में हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी थोड़ी सी ऊर्जा। कहने का मतलब समझ गया पूरा चीज। दो तरह का श्वसन, वायवीय जो वायु की उपस्थिति में होगा, अवायवीय जो वायु की कमी में या फिर वायु की अनुपस्थिति में होगा। तीसरी चीज कि हमारा जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जब कोशिका में पहुंचेगा तो कोशिका द्रव्य में हमारा क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रक्रिया होगा। ग्लाइकोलाइसिस नाम की एक प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया क्या करेगी कि इस ग्लूकोज को तोड़ देगी पायरुवेट में। किसमें तोड़ेगी, पायरुवेट में तोड़ेगी। और ये पायरुवेट में तोड़ने के साथ ही हमें क्या मिलेगा, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा का निर्वहन होगा, बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा हमें मिल पाएगी। समझ में आ गई यहां तक बात। अब ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट जाएगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहने का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ऊर्जा जो निष्कासित होता है, ऊर्जा का जो फैक्ट्री है, वो ऊर्जा का फैक्ट्री किसको बोलते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल करने का मतलब कोशिका में जहां से हमें ऊर्जा मिलती है, कोशिका जहां से हमें ऊर्जा देती है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। और ये क्रेब्स चक्र के बाद हमारा ये तीन भागों में हमारे ये तीन केसेस होते हैं, जिन तीन केसेस में हमारा क्या बनता है, हमारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं मिलती हैं हमें। तो ग्लूकोज हमारा गया कहाँ, कोशिका द्रव्य में, वहां होगा ग्लाइकोलाइसिस, हमें मिलेगा पायरुवेट, पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पहला केस क्या होगा, पहला केस होगा कि अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन हमारे पास लाइफ मतलब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया ही नहीं है, हमारे कोशिका के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तब क्या बनेगा, तब बनेगा इथेनॉल। तब क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तब क्या बनता है, इथेनॉल बनेगा। साथ में क्या मिलेगा हमें, साथ में मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसके अलावा क्या मिलेगा, इसके अलावा मिलेगा 2 ATP की ऊर्जा। 2 ATP, एटीपी किसको बोलते हैं सर, एटीपी क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है, ये एटीपी कहलाती है एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। एनर्जी करेंसी करने का मतलब तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम गया दुकान में, दुकान में जाने के बाद तुमको मन किया चॉकलेट लेने का, एक चॉकलेट का दाम तुम्हारा है 2 रुपया, तुम कितना चॉकलेट लेके आ पाओगे, सिर्फ 5। यानी कि वो तुम्हारे पास एक करेंसी है, तुम्हारे पास एक मुद्रा है कि हाँ इतने में इतना ही मिलेगा। सेम हमारे बॉडी में जो ऊर्जा है, ऊर्जा की करेंसी कौन होती है, एटीपी। यानी कि एटीपी कहने का मतलब कि आपके पास इतना एनर्जी स्टोर्ड है, आपके पास इतना एनर्जी है, और उस एटीपी में से ही खर्च होता है, उस एटीपी में ही से ही हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा खर्च होती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। हमें जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तब क्या मिलेगा, तब मिलेगा इथेनॉल, तब मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमें क्या मिलेगी, 2 ATP की ऊर्जा मिलेगी। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे शरीर में कहां होता है। अब मान लो कि तुमने खा लिया ढेर सारा खाना, बहुत खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, तुम्हारा गर्दन तक क्या हो गया, खाना पूरा भर गया। चावल दाल जो भी खाया तुमने वो तुम्हारे गर्दन तक पूरा भर गया। तुम ऑक्सीजन सांस लेने में तुमको दिक्कत हो रही है, सांस तुम नहीं ले पा रहे हो, तुम इतना खाना खा लियो। वैसे केस में क्या होता है, वैसे केस में ऑक्सीजन का अभाव होता है, वैसे केस में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, ऑक्सीजन निकल नहीं पाता है। और फिर क्या होगा, फिर ये जो इथेनॉल, यानी कि ये जो इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है।
इथेनॉल क्या है? एक प्रकार का अल्कोहल है, और ये अल्कोहल तुम्हें क्या करेगा? ये अल्कोहल तुम्हारे बॉडी के अंदर तुमको नींद लाने के लिए, तुमको सुस्ती यानी जिसको बोलते हो कि बहुत नींद आ रहा है, ये नींद कैसे आएगा? इसी इथेनॉल के चलते आएगा। ये जो तुम्हारे बॉडी के अंदर अल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, ये इथेनॉल की वजह से ही आएगा। दूसरा इसका यूज कहाँ है? जैसे आप लोग को पता होगा कि हमारे गांव देहात में, हमारे गांव में बहुत सारे फल होते हैं, जिन फलों से क्या करते हैं लोग शराब बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, या इसको बोलते हैं किण्वन। ये किण्वन की प्रक्रिया यानी कि शराब बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है कि हमारे एक फलों की टोकरी या फिर फलों को एक बड़े से बर्तन में रख दिया जाता है। उसके बाद उसमें उस बर्तन को पूरी तरह से हम क्या करते हैं? पैक कर देते हैं, जिसमें उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए, जिसके कारण उसमें ऑक्सीजन न जा पाए। वैसे केस में क्या होगा कि वहां पर जो पूरे के पूरे फल हैं वो क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है, जो अल्कोहल किस फॉर्म में होता है? इथेनॉल के फॉर्म में होता है। जो अल्कोहल किसके फॉर्म में होगा? इथेनॉल के फॉर्म में होगा। तो ये हमारा जो इष्ट है, ये हमारे जो कुछ प्राणी जैसे इष्टों में ये क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारा ये किण्वन का प्रोसेस, फर्मेंटेशन का प्रोसेस, जिसमें हमें क्या मिलेगा? इथेनॉल मिलेगा, 2 एटीपी की ऊर्जा मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। समझ में आ गया पहला केस? पहला केस क्लियर हो गया। दूसरा केस में आते हैं। दूसरा केस हमें क्या बोलता है कि अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाए, अगर हमारे शरीर में क्या हो जाए? ऑक्सीजन का अभाव हो जाए, तब क्या बनेगा? तब बनेगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। तब क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा और ऊर्जा बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और साथ में ऊर्जा कितनी बनेगी? 2 एटीपी की ऊर्जा बनेगी। यानी कि इसमें क्या बनने वाला है? इसमें बनेगा हमारा लैक्टिक एसिड, और साथ में हमें क्या मिलेगा? 2 एटीपी का एनर्जी मिलेगा। और ये 2 एटीपी एनर्जी हमारे क्या कहां से मिलेगी? ये मिलेगी जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तब। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है? तो जब हम दौड़ते हैं, दौड़ने में हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? ऐंठन हो जाता है, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ जाते हैं हमारे मसल्स में। दौड़ते दौड़ते हमारा बॉडी में कहीं कहीं पेन हो जाता है, हमारे पैर में दर्द होने लगता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है हमारे लैक्टिक एसिड के कारण, ये होता है हमारे ऑक्सीजन के अभाव के कारण। जब मांसपेशियों में जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है, जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तब वहां पे क्या बनेगा? हमारा लैक्टिक अम्ल बनेगा। तब वहां पे हमारा लैक्टिक अम्ल के साथ 2 एटीपी की एनर्जी मिलेगी। तो पहला केस जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था, तब इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी एनर्जी। जब ऑक्सीजन का अभाव है, यानी ऑक्सीजन है लेकिन कम है, तब वहां क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, 2 एटीपी एनर्जी मिलेगी, और हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट केस कि अगर हमारा ऑक्सीजन का उपस्थिति है, अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, हमारे कोशिका के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, तब वैसे केस में हमारे पास क्या बनता है? वैसे केस में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और 38 एटीपी की ऊर्जा मिलेगी। कितनी ऊर्जा मिलेगी? 38 एटीपी की ऊर्जा मिलेगी। कब? जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। जब हमारे पास बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, हमें इनफ ऑक्सीजन मिलेगा, तब वैसे केस में क्या होगा? वैसे केस में हमारा जो भोजन है वो पूरी तरह से पच करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हमें थोड़ा सा जल देगा, और 38 एटीपी की एनर्जी मिलेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। समझ गए बात को? बात हमारा क्लियर हो गया। ये 3 केसेस क्लियर हो गए। पहला केस था कि ऑक्सीजन का जब अब्सेंस रहेगा, अनुपस्थिति रहेगी, तब मिलेगा हमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास 2 एटीपी की ऊर्जा। दूसरा केस कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कम है, तब क्या मिलेगा हमें? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी की ऊर्जा। तीसरा केस है कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ऑक्सीजन है हमारे पास प्रचुर मात्रा में, तब हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगा, और 38 एटीपी की एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी हमारे लिए जरूरी होती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि कोशिकीय श्वसन आखिर होता कैसे है, आखिर ये ग्लूकोज से लेकर के ऊर्जा तक का जो सफर है, ये ग्लूकोज कैसे ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज कैसे हमें ऊर्जा देता है, कैसे एक कोशिका श्वसन करती है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन चीजों को अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अपना अपना नोटबुक और पेन लेकर के इसको नोट कर लें, ताकि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस अदा करने वाले हैं।
नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि आखिर भारी व्यायाम के दौरान आखिर हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत भारी व्यायाम कर लेते हैं, तो मांसपेशियों में जो ऐठन होती है, मांसपेशियां जो हमारी ऐंठ जाती हैं, मांसपेशियों में जो हमारा दर्द होता है, आखिर ये दर्द क्यों होता है? बहुत लोग दौड़ते हैं, बहुत लोग जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के दौरान यानी कि भारी व्यायाम के दौरान क्या होता है, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां दर्द करने लगती हैं, मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। आखिर ये मांसपेशियों में ऐठन जो है, मांसपेशियों में जो दर्द है, वो दर्द आखिर क्यों हो रहा है, वो दर्द आखिर कैसे होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो व्यायाम के दौरान क्या होता है, मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या होती है, कम पड़ जाती है। हम जब दौड़ते हैं, दौड़ने में हम ज्यादा सांस नहीं ले पाते हैं, ज्यादा हम जितना हमें सांस लेना चाहिए उतना हम ले नहीं पाते हैं, हम हाफ रहे होते हैं। हाफते क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सांस लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम हाफना शुरू करते हैं। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी, जब ऑक्सीजन की आपूर्ति कम पड़ जाएगी, और हमारे शरीर को क्या चाहिए, जब व्यायाम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास कम है। तो ऑक्सीजन की कमी में हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो अवायवीय श्वसन करने लगती हैं। जब ऑक्सीजन की कमी है मेरे अंदर, जब मेरे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम अवायवीय श्वसन करेंगे। वायवीय में हमें क्या चाहिए होता है, वायवीय की अगर बात करेंगे तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है, हम वायवीय श्वसन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन का अभाव होता है, या ऑक्सीजन हमारे पास प्रचुर मात्रा में नहीं होती है, या ऑक्सीजन की पूरी पूरी अनुपस्थिति हो जाती है, तब क्या करते हैं हम, तब हम अवायवीय श्वसन करते हैं। और अवायवीय श्वसन करने से क्या होता है कि हमारा लैक्टिक अम्ल बनना शुरू होता है। तब क्या बनना शुरू होता है, हमारा लैक्टिक अम्ल बनना शुरू होता है। और ये लैक्टिक अम्ल जो है, इसी अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन शुरू होती है। हमारी मांसपेशियों में जो दर्द होता है, मांसपेशियों में जो ऐंठन होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमारे मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है तो वहां पे अवायवीय श्वसन होगा। और जब अवायवीय श्वसन होगा तो मैंने बताया कि वहां पे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। वहां पे क्या बनेगा सर, लैक्टिक अम्ल बनेगा। और इसी लैक्टिक अम्ल के संचय होने से, बहुत ज्यादा लैक्टिक अम्ल के निकलने से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द, हमारे मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा कारण कैसा होगा कि हमें क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, लेकिन व्यायाम के दौरान हम क्या कर पाते हैं, ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण अवायवीय श्वसन होता है। और जब अवायवीय श्वसन होता है तब बनता है हमारा लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाएगा, जब संचय हो जाएगा, तो ये लैक्टिक अम्ल के जमा होने से, संचय होने से हमारा क्या होगा, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन होना शुरू हो जाएगा। यही पूरा का पूरा एक कारण है, यही पूरा का पूरा एक हमारा क्या है, यही पूरा का पूरा एक हमारा काउज है, जो हमारे व्यायाम के दौरान हमारे मांसपेशियों में ऐंठन को दर्शाती है। मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होता है, मांसपेशियां क्यों दुखती हैं, मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं, इस पे आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो, क्या बनता है वहां पे, लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनेगा तो मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। आगे इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है कि अगर हम गर्म पानी से स्नान करें, अगर हम गर्म पानी से स्नान करें, या फिर जिस पार्ट में दर्द है उस दर्द को, उस दर्द वाले हिस्से में अगर हम गर्म पानी से मालिश करें, तब क्या होगा कि वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाएगा, और लैक्टिक अम्ल टूट जाएगा। जो लैक्टिक अम्ल जमा हो चुका है, अगर हम गर्म पानी से उसको क्या करेंगे, सेकेंगे, गर्म पानी से उसका मालिश करेंगे, या गर्म पानी से नहाएंगे, तब क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है। ब्लड हमारे पास, हमारे मांसपेशियों में, हमारे कोशिकाओं तक पहुंचना आसान हो जाता है ब्लड को। और जैसे ही रक्त पहुंचना आसान होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो जैसे ही रक्त पहुंचेगा वहां पे ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगा, जो लैक्टिक अम्ल हमने जमा कर रखा है, जो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जमा हो रखा है, वो लैक्टिक अम्ल टूटेगा, और टूट करके हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि आखिर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है और इसके क्या उपाय हैं। तो
ये हमारा सत्र का पहला भाग। इस सत्र के पहले भाग में जो भी चीजें आपको समझ में आई होंगी, मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको काफी अच्छे से, काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी। और अगले भाग के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आप इस वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें, आपके कमेंट्स का इंतजार होता है। आपके कमेंट्स को हम लोग देखते हैं, इंतजार करते हैं। कुछ अगर आपको, आपके मन में कुछ सुझाव है हमारे वीडियो से रिलेटेड, तो जरूर देंगे। उसके बाद हम लेके आएंगे अगले पार्ट में, आखिर ये जो मानव श्वसन है, इससे पहले हम पढ़ेंगे कि पौधों में जो श्वसन होता है, वो पौधों में श्वसन आखिर कैसे होता है। तो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा श्वसन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रचुर रहेगा तो क्या होगा। ये हमारा आज का सेशन था। और इस सेशन के बाद हम लोग जो नया सेशन लेकर आएंगे उसमें पढ़ेंगे कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया, पौधों में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।